आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आज दोहराते हैं उस इतिहास को जब पहली बार वंदे मातरम के नारे पर पाबंदी नहीं थी। भारत माँ की जयकारे पर कोई अंकुश नहीं था। जरा सोचिए कैसा समा रहा होगा जब हमारी आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा पहली बार स्वतंत्र भारत के आसमान में लहराया होगा। हम आपको आज़ादी के पहले आज़ादी के जश्न की वो अनमोल तस्वीरों से रूबरू कराएंगे जिस दिन न केवल भूगोल बदला था बल्कि इतिहास के साथ ही भारत का नक्शा भी बदल गया। वह दिन जब हम आज़ाद हुए और भारत माँ की जय जयकार हुई। यह जश्न उस दिन का है जब अंग्रेज़ों की गुलामी की बेड़ियां टूटीं और झूम कर नाच उठा हिंदुस्तान। वह दिन जब स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का संबोधन हुआ। यह जश्न है उस दिन का जब कुदरत ने भी देश पर बूंद की बौछार कर प्यार लुटाया था। यह जश्न है उस दिन जब तिरंगे ने 3 रंगों के साथ देने के लिए आसमान ने भी इंद्रधनुष की छटा बिखेरी। इंडिया टाउन न्यूज़ आपको दिखा रहा है 14-15 अगस्त 1947 की अनसुनी ऐसी कहानी जिन्हें शब्दों में पिरो पाना और समय में पाबंद कर पाना मुश्किल है, लेकिन कुछ अंश जरूर हम आपके लिए लेकर आए हैं। 200 साल की गुलामी की जंजीर तोड़ने के बाद यह भारत का पुनर्जन्म था। भारत अब आज़ाद था। नमस्कार, मैं हूं मयंक तिवारी और आप मेरे साथ देख रहे हैं खास पेशकश जश्न आज़ादी। यह उल्लास था उस दिन का जब अंग्रेज़ों के दमन पर स्वतंत्रता और स्वच्छंदता भारी पड़ी थी, जब हर्ष और उल्लास राष्ट्र का मरहम बना था। वह दिन देश की विजय का दिन था, हमारे राष्ट्र के स्वाभिमान और विश्वास का दिन था। भारत का दिन, हिंदुस्तान का दिन, वह दिन कभी भुलाया नहीं जा सकता। अपने आप में बेमिसाल था वह दिन। वह जश्न आज़ादी का था। यह कहानी है गुलामी की सदियों पुरानी जंजीरों को तोड़ने के बाद उस लम्हे की जब आज़ाद भारत में शान से तिरंगा लहराया था। फरवरी 1947 में
अंग्रेज़ों ने लॉर्ड लुईस माउंटबेटन को अंतिम वायसराय के तौर पर भारत भेज दिया था। महारानी विक्टोरिया और दूसरे विश्व युद्ध में उनकी वीरता और प्रबंधन के कई किस्से मशहूर थे। इसीलिए ब्रिटिश हुकूमत को उनसे उम्मीदें थीं। उन्हें भारत भेजते हुए कहा गया था कि जून 1948 तक हिंदुस्तानियों के हाथों में सत्ता दे दी जाए, पर माउंटबेटन को इतना लंबा इंतज़ार नहीं करना था। वह जानते थे कि बन रहे हालातों में भारत पर लंबा नियंत्रण अब संभव नहीं। उन्होंने तारीख तय कर ली 15 अगस्त 1947, लेकिन आज़ादी के परवाने और भारत के लोगों के अनुसार यह दिन आज़ादी के लिए शुभ नहीं था। वे 15 अगस्त के अलावा कोई और तारीख चाहते थे। ऐसे में बीच का रास्ता निकालते हुए तय हुआ कि 14 और 15 के दरमियानी रात 12 बजे के पहले भारत को आज़ाद किए जाने की घोषणा हो और 14 तारीख की रात 12 बजे के पहले ही समारोह संपन्न हो जाए। प्रधानमंत्री स्वरूप पंडित जवाहरलाल नेहरू का भाषण भी पूरा कर लिया जाए। अब चलते हैं एक और दिलचस्प किस्से की तरफ, जिसका सीधा संबंध था माउंटबेटन से। भारत और पाकिस्तान एक ही साथ आज़ाद हुए। माउंटबेटन इस ऐतिहासिक पल में भारत में ही रहना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि वे 13 अगस्त को ही पाकिस्तान चले जाएंगे। 14 अगस्त को औपचारिकता पूरी कर शाम तक भारत लौट आएंगे। लेकिन जब माउंटबेटन कराची निकलने वाले थे, तब उनके पास एक अधिकारी आए और 2 सीलबंद लिफाफे उन्हें थमाकर चले गए। और इन लिफाफों में थी भारत पाकिस्तान के विभाजन वाली एक रिपोर्ट। माउंटबेटन ने दोनों लिफाफों को बिना खोले सुरक्षित रखवा दिया। वह नहीं चाहते थे कि आज़ादी के जश्न में विभाजन की काली परछाई पड़े और लोगों के मन में खटास आए। माउंटबेटन कराची रवाना हो गए, जहां जिन्ना एक हफ्ते पहले ही 7 अगस्त को हमेशा के लिए दिल्ली छोड़कर रवाना हो चुके थे। कराची में 13 और 14 तारीख को अलग अलग समारोह का आयोजन किया गया था। जिन्ना खुश थे कि वायसराय की लड़ाई में उन्हें एक दिन पहले प्राथमिकता मिली। हालांकि पाकिस्तान का एक देश के रूप में जन्म 15 तारीख को ही होना था और अंदर अंदर वे भी जानते थे कि माउंटबेटन असली समारोह के समय पाकिस्तान में नहीं, भारत में ही रहना चाहते हैं। जिन्ना के लिए एक और निराशा की बात थी। शाही सवारी के रूप में जिन्ना ने एक रुपहली गाड़ी हासिल की थी, लेकिन उसे खींचने वाला घोड़ा लंगड़ा हो गया और उन्हें वायसराय की खुली छत वाली रोल्स रॉयस गाड़ी उधार लेनी पड़ी। 14 अगस्त की शाम को जब माउंटबेटन कराची से दिल्ली लौटे, तब तक हिंदुस्तानियों का सैलाब, जो आज़ादी की नई सुबह देखने के लिए बेकरार था, सड़कों पर उमड़ना शुरू हो गया था, जिसकी तैयारी दिल्ली में चल रही थी। कांग्रेस ने आदेश जारी किया कि 15 अगस्त को सारे सिनेमा घरों में लोगों को मुफ्त में सिनेमा दिखाया जाए। दिल्ली में हर स्कूल जाने वाले बच्चों को मिठाई और स्वतंत्रता पदक दिया जाएगा और
देश भर के सारे बूचड़खाने इस दिन बंद रहेंगे। माउंटबेटन दिल्ली में होने वाले समारोह को लेकर खासे उत्साहित थे। उनके साथ उनका परिवार भी था। लेकिन इससे पहले 14 अगस्त की दरमियानी रात ऐतिहासिक समारोह की तैयारी थी। 14 अगस्त की सुबह से छाए बादलों ने इस दिन शायद ठान लिया था कि वे भी आज़ाद भारत पर झूम कर बरसेंगे, और हुआ भी कुछ यही। आज़ाद भारत का यह उत्सव पूर्व के संसद भवन के सेंट्रल हॉल में आयोजित होना था। समय के पहले ही गणमान्य जनों ने यहाँ पहुँचना शुरू कर दिया। घड़ी के कांटों के साथ ही सभी की धड़कन बढ़ती जा रही थी। संसद भवन के बाहर लोगों का हुजूम उमड़ रहा था। जवाहरलाल नेहरू ने लोगों से शांति की अपील बाहर आकर की, लेकिन गुलामी की जंजीरों से निकलकर नया सवेरा देखने को आतुर लोग आखिर कहाँ मानने वाले थे। ऊपर बादल बरस रहे थे तो नीचे खुशी के आंसू। एक तरफ जहां संसद के भीतर जश्न की तैयारी पूरी हो चुकी थी, वहीं दूसरी तरफ बाहर अनजाने लोग भी एक दूसरे को गले लगाकर बधाइयां दे रहे थे। भीड़ में वे रिफ्यूजी भी थे जो पाकिस्तान से भागकर भारत आए थे। हर तरफ बस भारत माँ की जयकारों की गूंज थी। नए भारत के पुनर्जन्म का उत्सव था, लेकिन इस जश्न में महात्मा गांधी शामिल नहीं थे। दरअसल हजारों लाखों लोगों की बलिदान से मिली इस आज़ादी पर बंटवारे का बदगुमा दाग लग चुका था। देश की कई हिस्सों में भीषण हिंसा के बादल उठ रहे थे। कत्लेआम हो रहा था, लोगों को सताया जा रहा था। दरअसल महात्मा गांधी इन्हीं बातों से दुखी थे और इस पर नियंत्रण के लिए महात्मा गांधी बंगाल गए थे। इधर खुशी का एक और अजीब माहौल सारे देश में दिखाई दे रहा था। सभा की शुरुआत शहीदों को श्रद्धांजलि देने से हुई, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपनी शहादत दी थी। खुशी के इस पल में भी सभी की आंखें भीगी हुई थीं और इस माहौल को और भी भावुक बना दिया वंदे मातरम के गीत ने। जिसे सुचिता कृपलानी ने गाया, वही सुचिता कृपलानी जो उत्तर प्रदेश के साथ ही देश की पहली मुख्यमंत्री बनी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सभा को संबोधित किया और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भाषण दिया। इसके बाद आया वह पल, पंडित जवाहरलाल नेहरू का वह भाषण जो विश्व के सबसे ज़्यादा विख्यात भाषणों में से एक है। वह भाषण जो ऐतिहासिक है। Moment comes, which comes but rarely in history,
when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. It is fitting that at this solemn moment we take the pledge of dedication to the service of India and her people and to the still larger cause of humanity. At the dawn of history, India started on her unending quest, and trackless centuries are filled with her striving and the grandeur of her successes and her failures. Through good and ill fortune alike, she has never lost sight of that quest or forgotten the ideals which gave her strength. We end today a period of ill fortune, and India discovers herself again. पंडित जवाहरलाल नेहरू का यह भाषण ट्विस्टी विथ डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है और विश्व के सबसे पहले 3 20वीं सदी के भाषणों में इसे शामिल किया गया है। The achievement we celebrate today is but a step, an opening of opportunity to the greater triumphs and achievements that await us. Are we brave enough and wise enough to grasp this opportunity and accept the challenge of the future? Freedom and power bring responsibility. That future is not one of ease or resting, but of incessant striving, so that we might fulfill the pledges we have so often taken and the one we shall take today. The service of India means the service of the millions who suffer. It means the ending of poverty and ignorance and disease and inequality of opportunity. आजादी की शान का, शहीदों के अरमान का, देश के आन का, तिरंगे के सम्मान का, ये जश्न है अभिमान का। चलो सब एक हो जाएं, आजादी का जश्न मनाएं। भारत तू मेरा अभिमान है, भारत तुझ पे जानिसार है, भारत तुझको नमस्कार है। सचमुच मध्य रात्रि होने के बाद भी देशवासियों की आंखों से नींद कोसों दूर थी। सारा हिंदुस्तान जाग रहा था, नया हिंदुस्तान जाग रहा था, आजाद हिंदुस्तान जाग रहा था। घड़ी में जैसे ही 12 बजे शंखनाद बजने लगे,
महात्मा गांधी की जय से सेंट्रल हॉल गूंज उठा। उस शंखनाद में एक नए राष्ट्र का शंखनाद था। आगाज था एक नए संकल्प का। उद्घोष था वातावरण में सबसे प्राचीन सभ्यता वाले देश का। समारोह समाप्त होने के बाद संविधान सभा ने प्रस्ताव पेश किया कि लॉर्ड लुईस माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का पहला जनरल गवर्नर बनाया जाए। राजेंद्र प्रसाद ने इसका समर्थन किया। इसके बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हंसा मेहता ने राष्ट्रध्वज भेंट किया और फिर वंदे मातरम के साथ समारोह संपन्न हुआ। दरअसल उस समय जन गण मन हमारा राष्ट्रगान नहीं था। यह दर्जा उसे 1950 में मिला। 1947 तक वंदे मातरम गीत की काफी अहमियत थी। समारोह के बाद जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संसद भवन से निकलकर सीधा माउंटबेटन के पास पहुंचे। उनको आज़ाद भारत के पहले गवर्नर जनरल बनने का न्योता भी दिया। माउंटबेटन ने उनका अनुरोध स्वीकार किया। यहाँ एक और वाकया हुआ जो नेहरू की खुशी का अंदाजा लगाने के लिए काफी है। पंडित नेहरू ने मंत्रियों के नाम की एक सूची का लिफाफा माउंटबेटन को दे दिया। इसमें उन मंत्रियों के नाम थे जो अगले दिन शपथ लेने वाले थे। जब नेहरू यहाँ से चले गए और माउंटबेटन ने लिफाफा निकाला तो देखा कि वह खाली है। अति उत्साह में पंडित नेहरू नाम वाली सूची लिफाफे में डालना ही भूल गए। 14 अगस्त को जो कुछ भी हुआ वह ऐतिहासिक था और जो आयोजन 15 अगस्त को होने वाला था उसकी उम्मीद तो भारत पर शासन कर रहे अंग्रेजों ने भी नहीं की थी। लेकिन इससे पहले शपथ ग्रहण की बारी थी। नए भारत का पहला मंत्रिमंडल आकार लेने जा रहा था, जो बेहद दिलचस्प था और इस विविधता में राष्ट्रीय एकता का बेहतरीन नमूना पेश किया गया था। 15 अगस्त की सुबह 8 बजे दरबार हॉल में गहमा गहमी शुरू हो गई। यहाँ राजदूत, राजे, रजवाड़ों के प्रतिनिधि और बड़े बड़े नेता पहुँचे थे। सबसे पहले स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को लॉर्ड माउंटबेटन ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। I, Jawaharlal Nehru, I, Jawaharlal Nehru, do solemnly affirm that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons नेहरू को विदेश मंत्रालय और वैज्ञानिक शोध विभाग का भी मंत्रालय मिला। देश के पहले गृह मंत्री के रूप में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने शपथ ली।
इसके बाद भारत की पहली कैबिनेट के कुल 14 मंत्रियों ने शपथ ली। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आज़ाद भारत के पहले कानून मंत्री बने। नेहरू से कई मामले में अलग विचार रखने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग मंत्री बनाए गए। भारत की पहली सरकार में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और पारसी समुदाय को भी प्रतिनिधित्व मिला था और राजकुमारी अमृत कौर देश की पहली महिला मंत्री बनाई गई थीं, जिन्हें स्वास्थ्य विभाग दिया गया था। शपथ ग्रहण समारोह के अंत में भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन ने भी शपथ ली और इसके बाद आज के जश्न की बारी थी। नई दिल्ली के बीचों बीच इंडिया गेट से लेकर आज के राष्ट्रपति भवन तक का स्थान उत्सव के लिए निर्धारित था। आज जो विजय चौक कहलाता है, तब वह प्रिंस पार्क कहलाता था। 15 अगस्त को सार्वजनिक जश्न होना था। सभा में मौजूद सभी लोग एक काफिले में वायसराय हाउस से काउंसिल चैम्बर की ओर निकल गए। शाम के समारोह के लिए सबके मन में उत्साह था। सब अच्छे से सज धज कर यहाँ पहुँचना चाहते थे। अंग्रेजों ने 30,000 लोगों के हिसाब से तैयारी की थी ध्वजारोहण के लिए। बनाए गए मंच पर नेताओं को बैठने के लिए व्यवस्था की गई। इस मंच के सामने भीड़ को रोकने के लिए लकड़ी की बल्लियां लगा दी गई थीं। गीत संगीत के लिए बैंड बाजों की भी व्यवस्था थी और ध्वजारोहण के मंच के बगल में एक और मंच बनाया गया था विशिष्ट अतिथियों के लिए। इसमें कुर्सियां भी लगाई गई थीं। यह समारोह शाम को शुरू होना था। समारोह के लिए तैयारी थी 30,000 लोगों की, लेकिन सुबह ही यह आंकड़ा पार हो चुका था। तैयारी करने वाले अधिकारी कर्मचारी अब बेबस नजर आ रहे थे, क्योंकि संख्या एक आधिकारिक आकलन के अनुसार 5 लाख को पार कर चुकी थी। जमाई गई कुर्सियां भीड़ के पैरों में रौंदी जा चुकी थीं। भीड़ पर नियंत्रण और व्यवस्था तो मानो कब की खत्म हो चुकी थी। बरसात के मौसम की उमस में सांस लेना दूभर था, लेकिन स्वतंत्र हवा की खुशबू से सबके दिल भरे हुए थे। जीवन में ऐसा दिन देख पाना सबके लिए संभव नहीं होता जो सौभाग्य से कम नहीं। इसीलिए सहूलियतों और सुविधाओं से समझौता बहुत छोटी बात थी। लॉर्ड और लेडी माउंटबेटन अंगरक्षकों के साथ बग्गी पर सवार होकर निकले तो थे, लेकिन मंच तक का रास्ता तय करना मुश्किल था। इसीलिए उन्होंने तय किया कि बग्गियों से ही ध्वजारोहण समारोह देखेंगे। इस दौरान इतनी भीड़ थी कि लोगों को हाथ उठा पाना भी संभव नहीं था। आयोजन तो बहुत से थे, लेकिन ध्वजारोहण के अलावा और कुछ हो पाना संभव नहीं था। बैंड के सदस्य भी भीड़ में कहीं खो गए और मंच तक पहुंच नहीं पाए।
इसीलिए अन्य आयोजनों की प्रतीक्षा को छोड़कर सिर्फ ध्वज फहराने का निर्णय लिया गया। शाम 6 बजे जन सैलाब की हाजिरी में मंच पर भारत की वह शान 3 रंगों वाले तिरंगे को फहराया गया। यह पल बहुत भावुक था। यह केवल ध्वज नहीं था, यह हर हिंदुस्तानी की प्रार्थना का फल था। भारतीय राष्ट्रीय प्रेम के सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक था। प्रकृति ने भी इस ध्वजारोहण में अपना भरपूर साथ दिया। जब देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया तो आसमान में इंद्रधनुष प्रकट हुआ। माउंटबेटन ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया कि जैसे ही तिरंगा फहराया, नेपथ्य में एक इंद्रधनुष नजर आया। माउंटबेटन के आश्चर्य की सीमा न रही जब वापस लौटते समय उनकी बग्घी के चारों ओर मौजूद लोगों ने उनकी जय जयकार के नारे लगाए। इतिहास में वह पहले ऐसे इकलौते ब्रिटिश थे जिनकी भारत की भूमि पर दिल से जय जयकार हुई। समारोह से वापस लौटते हुए नेहरू भी माउंटबेटन की बग्घी में सवार हुए। पूरे रास्ते वे बग्घी के हुड पर ही बैठे रहे। भारत की स्वतंत्रता को लेकर ब्रिटेन में बहुत अलग अलग तरह के विचार आ रहे थे, लेकिन 15 अगस्त को प्रिंसेस पार्क में मौजूद भारतवासियों के भावनाओं का ज्वार भाटा देखकर दुनिया के हर मुल्क भाव विभोर हो चुके थे। इसके बाद तो दिल्ली में ऐसी रोशनी की गई जो इससे पहले कभी नहीं की गई, ना ही किसी ने देखी। कनॉट प्लेस और लाल किला तिरंगे के रंग में रंगा हुआ था। रात को लॉर्ड माउंटबेटन ने तब के गवर्नर हाउस और आज के राष्ट्रपति भवन में 2500 लोगों को भोज दिया। भारत की स्वतंत्रता केवल एक तारीख नहीं थी, यह करोड़ों लोगों का संघर्ष था, यह करोड़ों लोगों का संकल्प था। 15 अगस्त 1947 को आज के विजय चौक और तब के प्रिंसेस पार्क के इलाके में यह आयोजन किया गया। हालांकि अब लाल किले में झंडा फहराया जाता है। 15 अगस्त के सार्वजनिक समारोह के बाद 16 अगस्त को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले से झंडा फहराया। इसका उल्लेख लोकसभा सचिवालय के एक पत्र में मौजूद है। इसके बाद से हर साल स्वतंत्रता दिवस पर देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर ही ध्वजारोहण करते हैं। इस तरह की परंपरा 1950 के बाद शुरू हुई। लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की चिट्ठी 17 अगस्त को दोनों देशों को सौंप दी और इसी दिन विभाजन रेखा की घोषणा कर दी गई। पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना के जीते जी 2 समारोह 15 अगस्त को ही मनाए गए, लेकिन जिन्ना की मौत के साथ ही इस परंपरा को भी मार डाला गया और अपनी स्वतंत्रता दिवस की तारीख स्वतंत्रता दिवस की 24 घंटे पीछे 14 अगस्त कर दी। स्वतंत्रता के 77 साल में भारत ने अपने गुलामी के अतीत को कभी का पीछे छोड़ दिया है और
वसुदेव कुटुंबकम की संस्कृति के साथ अलग अलग मसलों पर समूचे विश्व का नेतृत्व कर रहा है। ये थी हमारी खास पेशकश। अब मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।